द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है, क्लास 9th को भी पढ़ना है, क्लास 7th को भी पढ़ना है एंड देन क्लास 8 को भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए ये कंबाइंड क्लास है फॉर केमिस्ट्री और इसमें पूरे बेसिक्स हैं, तो प्लीज़ ध्यान देकर के सुनना। ये केमिस्ट्री की रीढ़ है, ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री की रीढ़ है। रीढ़ का मतलब है बैकबोन, है ना, जिसके बिना कुछ खड़ा नहीं हो सकता उसको बैकबोन बोलते हैं, उसको रीढ़ बोलते हैं। तो ये रीढ़ है, इसीलिए ये हम पिछले 3 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, जो 9th में है उनको एटलीस्ट, लेकिन फिर भी स्टिल कई लोगों को ये क्लियर नहीं होता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नाम क्यों है। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नाम इसलिए है क्योंकि केमिस्ट्री इक्वेशंस की लैंग्वेज में बात करती है, सिंबल्स की लैंग्वेज में बात करती है। समझ में आया? इफ वी से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर मिक्स वाटर, अगर हम लिखें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक वाटर, ये कौन सी लैंग्वेज में मैंने लिखा बाबू? ये कौन सी लैंग्वेज है? विच लैंग्वेज इज दिस? इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। बट केमिस्ट्री बोलता है नहीं भैया 2H2 + O2 2H2O, ये तुम्हारा हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। या इसको ऐसे भी बोलती है केमिस्ट्री दैट हाइड्रोजन है तो H2, ऑक्सीजन है तो O2 और मिलेगा वाटर। तो ये देखो अंतर दिख रहा है नहीं, लेकिन बात तो सेम कर रहे हैं ये लोग। क्या बात कर रहे हैं? कि वाटर बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बन रहा है। बात सेम कर रहे हैं, लेकिन तुम ही देखो यहाँ पे डिफरेंस है। तो सीखना पड़ेगा तुमको कि कैसे एक्सप्रेस करें केमिस्ट्री के लैंग्वेज में चीज़ों को, और केमिस्ट्री के लैंग्वेज अगर किसी को एक्सप्रेस करें तो उसको हम समझे कैसे। तो बेटा जो सबसे पहली चीज़ जो केमिस्ट्री की ABCD होती है ना, वो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि केमिस्ट्री आखिर हमने ऐसे क्यों बनाया, इसकी ABCD क्या होती है। चलो ABCD शुरू करते हैं। केमिस्ट्री बोलता है कि एवरीथिंग इज अ मैटर। जो भी आप देख रहे हैं, जिसको छू सकते हैं, है ना, या जिसको हमारे सेंस ऑर्गन्स महसूस करते हैं, सेंस ऑर्गन्स, दिल दिमाग नहीं, दे आर नॉट आवर सेंस ऑर्गन्स, जिसको हमारा सेंस ऑर्गन महसूस करता है। यानी सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? यू डोंट नो 5 सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स हमारे तो सबसे पहले तो आँखें हैं, है ना, जो आँखों से दिखता है, कान भी है जो सुनाई देता है, बट ऑल 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। आप तो बोलोगे तो फिर तो शैडो भी दिखता है, इस शैडो मैटर नहीं। तो देखो मैटर की 3 चीज़ें होती है मैटर के लिए। पहला मैटर क्या बोलता है कि ऑक्यूपाइज स्पेस, स्पेस लेना चाहिए, है ना। और दूसरा क्या होता है? हैव सम मास, कुछ तो उसका मास होना चाहिए। एंड तीसरा परसीव्ड बाय सेंसेस। ये तीनों ही होने चाहिए तब हम किसी चीज़ को मैटर बोलते हैं, ठीक है। इट इज लाइक हम तो सपना भी देखते हैं, सपना इज नॉट अ मैटर, ठीक है। या फिर तुम बोलोगे हमारे फ़ोन में इतना वीडियो हो गया, पूरा जगह भर गया, स्पेस नहीं है, डेटा तुम्हारे फ़ोन का स्पेस ले रहा है, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ मैटर। क्यों? इनका कोई मास नहीं है। तो ये सब होने चाहिए, ठीक है। देन किसी एक को फुलफिल करता है तो आप नहीं भी मान सकते। तो सेंस ऑर्गन जिसको परसीव कर सकते हैं, स्किन जिसको टच कर सकती है, या नाक जिसकी खुशबू ले सकती है, वो भी मैटर ही है। तो कल को अगर आपको कोई पूछे कि परफ्यूम, व्हाट इज परफ्यूम, जो आप स्मेल कर सकते हो, इज इट अ मैटर? यस इट इज अ मैटर, ठीक है ना। परफ्यूम मैटर होता है। अगरबत्ती जलाने की जो खुशबू होती है वो मैटर होता है ना। तो खुशबू या बदबू मैटर होता है। एक्चुअली खुशबू और बदबू एयर से ही बनते हैं। एयर में जब उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं जिनसे खुशबू बनती हो या जिनसे बदबू बनती हो, तो वही एयर फिर खुशबू या बदबू बन जाता है। तो वो मैटर है, क्योंकि एयर मैटर है। समझ में आ रहा है? सबको समझ आया? अब यहाँ पे जो मैटर है ना बाबू, इसको फर्दर स्टडी के लिए हमने ऐसे बांट दिया था। मैटर को अगर हमने देखे तो सबसे पहले तो जो सिंपल क्लासिफिकेशन हमने मैटर का किया है वो हमने इसके स्टेट्स को बांटा है। स्टेट्स मतलब नॉट स्टेट मतलब राज्य मतलब नहीं, ठीक है। स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के हिसाब से हमने बांटा कि मैटर कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी अ गैस। तो ये है।
मे बी चौथी अगर एग्जिस्ट भी करती है तो हम लोगों को अभी पढ़ाई नहीं गई है ना। तो ये 3 मैटर के स्टेट्स तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इस क्लासिफिकेशन को हटा दें, बोले नहीं किसी और तरीके से आपने क्लासिफिकेशन किया मैटर का, तो हाँ हमने किया है, मैटर का और भी तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया है। फॉर एग्जाम्पल हमने मैटर को बांट लिया है एलिमेंट में, देन कंपाउंड में एंड देन मिक्सचर में। ये तीनों चीज़ों में हमने बांटा है। ध्यान से सुनना, 9th के लिए तो ये ओल्ड मेथड ओल्ड चीज़ हो गया होगा, उन्होंने काफ़ी पहले पढ़ा है, लेकिन 7th को अभी भी सीखना है इस पर, ठीक है। तो 7th वाले ज़्यादा ध्यान देंगे। एलिमेंट में, कंपाउंड में एंड मिक्सचर में हमने बांट दिया सारी चीज़ों को, अगर फिजिकल स्टेट को छोड़ दिए तो, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट के अलावा हमने 3 भागों में बांट दिया, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में बांट दिया, ठीक है। अब सवाल ये है कि तो फिर ठीक है, आप बताओ फिर एलिमेंट किसको बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये याद रखना कि दुनिया का हर मैटर बाबू बना होता है एटम से ही, है ना। किससे बना होता है? एटम से ही बना होता है। एटम और एटम जब मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है ना। एटम कभी भी जनरली नॉर्मली एटम्स जो है अकेले नहीं घूमता है, ऐसे कि एक ऑक्सीजन एटम अकेला घूम रहा है, हाइड्रोजन एटम अकेला घूम रहा है, नहीं, उनको स्टेबल होने के लिए जुड़ना पड़ता है दूसरों के साथ में। तो ऐसे जब वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं तो जुड़ करके वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो बच्चा एटम से बना है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से बना है कोई भी मैटर। हर मैटर का अपना अपना मॉलिक्यूल होता है ना। तो मॉलिक्यूल से बना है या एटम से बना है। केवल तुम्हारे जो नोबल गैसेस हैं जो, उनके एटम को जुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। नोबल गैसेस किसको कहते हैं, डू यू नो? हाँ, रेयर गैस या नोबल गैस। ये जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करते, है ना। इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं क्योंकि इनर्ट नेचर का होता है। इनर्ट मतलब अगर इंसानों में से बोल दे कि कोई इनर्ट नेचर का इंसान है, मतलब क्या होगा? इनर्ट नेचर किसको बोलते हैं? हाँ, जो दूसरों से घुलता मिलता नहीं है, उसी को इनर्ट बोलते हैं ना, इनर्ट नेचर वाला इंसान। तो इनर्ट गैस मतलब वैसा गैस जो दूसरों से घुलता मिलता नहीं है, अपने में मगन रहता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ इनर्ट। तो उसी को रेयर गैस, नोबल गैस या इनर्ट गैस बोलते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स, इनके जो एटम्स होते हैं, दे कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी को ज़रूरत पड़ती है। तो एटम से बनेगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनेगा मैटर, ठीक है। अब सवाल ये है, एलिमेंट जो है, कंपाउंड है और मिक्सचर जो है, इनमें हम कैसे डिफर करेंगे। तो देखो, सबसे पहला और सबसे बेसिक तुम ये समझ लो अंतर बाबू, कि सब तो बने हैं किससे? एटम से बने हैं। सब किससे बने हैं? एटम से बने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक एटम अंतर देख लो। एलिमेंट क्या होता है? मेड अप ऑफ, अरे भैया सब मेड अप ऑफ एटम है। स्पेशल क्या है? मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ये एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम एलिमेंट में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। कंपाउंड क्या होते हैं? ये मेड अप ऑफ 2 और more kind of atoms in a fixed ratio by mass। ये 2 या 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन इनका जो रेशियो है कि कौन कितना आकर के मिलेगा, कौन सा एटम कितना आएगा, या कौन सा काइंड ऑफ, यहाँ पे एलिमेंट भी आप लिख सकते हो इसके कंपाउंड के एटम्स की जगह, कौन सा एलिमेंट कितना लेना है या कौन सा एटम कितना लेना है, इसका हमेशा 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 एक फिक्स्ड रेशियो होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले ना कि वाटर, तो भैया तुम इंडिया का वाटर ले लो, चाइना का वाटर ले लो, रसिया का वाटर ले लो, पाकिस्तान का जो बंद करने वाले हैं वो वाला वाटर ले लो, या फिर जब बरसात में पाकिस्तान में छोड़ने वाले हैं वो वाला वाटर ले लो। तो कोई सा भी वाटर हम लोग ले लेंगे, उसका कहीं से भी तुम फॉर्मूला अगर प्योर वाटर का निकालोगे, दैट विल बी H2O। प्योर वाटर का फॉर्मूला हमेशा H2O होगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी जगह से निकाली गई हो, ली गई हो,
या फिर बर्फ को गला करके तुमने पाया है। लेकिन प्योर वाटर अगर है उसका फॉर्मूला हमेशा H2 होगा। इसका क्या मतलब हुआ है कि पानी भैया कहीं से भी ले लो, आपको 2 भाग आपको हाइड्रोजन मिलेगा और 1 भाग ऑक्सीजन मिलेगा, हमेशा मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है? पानी का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है ना। मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर भी आधा आधा मिक्सचर का जो तुम्हारा डेफिनेशन है ना वो कंपाउंड से आ जाएगा। मिक्सचर क्या होता है? इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 और मोर, इसमें एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, कुछ भी मिला दो। झालमुड़ी खाया ना, कुछ भी मिलाओ, कितना भी मिलाओ। तीखा चाहिए मिर्चा ज़्यादा दे दो, खट्टा चाहिए इमली ज़्यादा डाल दो, है ना। कोई बोलेगा नहीं झालमुड़ी में इमली नहीं होता, होता है। ठीक है, अच्छा लगता है, मिला के देखना। मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी रेशियो। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? एनी रेशियो, कोई फिक्स रेशियो नहीं है। ठीक है, तो बेटा जब भी हम ये फॉर्मूला लिखते हैं ना कि वाटर का हमने H2O लिख दिया, एयर भी तो मैटर है। एयर का फॉर्मूला किसी को मालूम है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? हाँ, नहीं मालूम है तो गलत बात है। एयर का फॉर्मूला नहीं होता है। हाउ कैन वी राइट? एक फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे जिसमें हमको पता ही नहीं है कि कौन कौन से एलिमेंट कितने कितने अमाउंट में मिले हुए हैं? कोई तो फिक्स रेशियो नहीं ना है। गांव में रहते हैं, ऑक्सीजन परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है। फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं तो ऑक्सीजन का परसेंटेज घट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा, है ना। और इसमें क्या होता है? वाटर वेपर्स भी होते हैं। बारिश के दिनों में भैया वाटर वेपर का परसेंटेज बढ़ जाता है। अभी का टाइम में देख लो वाटर वेपर परसेंटेज घट गया है। ऐसा कोई है नहीं फिक्स रेशियो कि इसको हम लिख सके कि हाँ भैया सालों भर इसमें ये होता है, इतना 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 होता है। तो कंपाउंड का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, फॉर्मूला किसका होता है? एलिमेंट का लिख सकते हैं और कंपाउंड का लिख सकते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड को बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। ये दोनों को बोलेंगे प्योर सब्सटेंसेस। किसको किसको? एलिमेंट को और कंपाउंड को। मिक्सचर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सारा मिला जुला है, उसमें कुछ भी प्योर नहीं है। ठीक है, इनका फॉर्मूला लिख सकते हैं, इनको प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, मिक्सचर को प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि एलिमेंट को कैसे बोलेंगे कि एक ही टाइप ऑफ एटम से बना है, एंड कंपाउंड को कैसे बोलेंगे एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम से बना है ना। आओ हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तुम इसको एलिमेंट और कंपाउंड में तुम खुद उसको कैटेगराइज करना। ठीक है, चलो हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, NaCl ले रहे हैं, क्लोरीन गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, ठीक है, फास्फोरस ले रहे हैं एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं। ये सब फॉर्मूले हैं। क्या है ये सब? फॉर्मूला। और फॉर्मूला बाबू, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है एक मॉलिक्यूल को, है ना। फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है एक मॉलिक्यूल को, और सिंबल भी होते हैं जो तुमको बाद में अभी याद करने हैं। सिंबल रिप्रेजेंट करता है एक एटम को, है ना। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके सिंबल्स नहीं होते, उनके फॉर्मूला होता है। ठीक है, कंपाउंड का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, सिंबल नहीं होता है। एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं और एलिमेंट्स का फॉर्मूला भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल N जो है नाइट्रोजन का सिंबल है। क्या है? नाइट्रोजन का सिंबल है। और N2 नाइट्रोजन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है और ये सिंबल है। N2 रिप्रेजेंट कर रहा है एक मॉलिक्यूल को, कि नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो ये हो गया फॉर्मूला। और ये सिर्फ एक एटम की बात कर रहा है कि N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, N से दिखा रहे हैं हम लोग एक एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो ये सिंबल हो गया। सिंबल और फॉर्मूला में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको ये बताओ,
CO2 में क्या लग रहा है बाबू, कौन कौन है? कार्बन और कितने कार्बन? कौन बोला 2 कार्बन? गिन लो कितने कार्बन है। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन टोटल कितने एटम्स हैं? 3। तो अब कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं, एक कार्बन का होता है, 2 ऑक्सीजन का होता है। सीधा। अब हमको बताओ इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, एलिमेंट में डालेंगे, कंपाउंड में डालेंगे? कंपाउंड में डालेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम्स है इसमें। एक से ज़्यादा एटम नहीं है, एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम, अलग अलग टाइप है ना, कार्बन अलग टाइप है, ऑक्सीजन अलग टाइप है, तो इसको हम डाल देंगे कंपाउंड में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं NaCl की। Na किसको बोलते हैं? सोडियम। गुड। Cl क्या होता है? क्लोरीन। तो अब बताओ ये एलिमेंट है कंपाउंड है? क्या है ये? कंपाउंड है, एक से ज़्यादा टाइप से बना है। ठीक है, आगे हम Cl2 की बात करते हैं। Cl2 क्या बता रहा है? इसमें कितने टाइप ऑफ एटम दिख रहे हैं? क्या? 3। कौन कौन? C4 कार्बन ले रहे हो? सिर्फ कैपिटल लेटर जहां मिले तो समझ लो कि ये अलग तुम्हारा एलिमेंट बता रहा है। स्मॉल लेटर अगर मिले मतलब वो अपने पीछे के कैपिटल लेटर के साथ में मिला हुआ है भैया, ये L स्मॉल लेटर है नहीं है। और दूसरी बात, L किसी का सिंबल होता भी नहीं है अभी तक जो तुमने पढ़ा है, नहीं होता ना। तो यहाँ पे C4 कार्बन आपको नहीं लेना है। आप क्या लेंगे, क्योंकि ये स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर है, तो अगर स्मॉल लेटर आया मतलब उसको पीछे से कैपिटल लेटर के साथ में जोड़ करके लिखना पड़ता है। कोई भी स्मॉल लेटर सिर्फ स्मॉल लेटर सिंबल में नहीं होता, अगर वो कैपिटल के साथ है तब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे Cl है। ठीक है, कितने Cl हैं? तो 2 Cl हैं। तो Cl2 ऐसे तोड़ेगा 2 क्लोरीन के एटम। ये क्या है, एलिमेंट है कंपाउंड है? What is it? एलिमेंट है, एलिमेंट। ठीक, इसके बाद O2 की बात करें तो ये भी कैसे तोड़ेगा? 2 ऑक्सीजन। एलिमेंट है कंपाउंड है? एलिमेंट है। P4 एलिमेंट है कंपाउंड है? P4 क्या है? हाँ, से लाउड, यू डोंट अंडरस्टैंड क्या? कितने एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे? आई सेड कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, नॉट एटम। हाउ मेनी एलिमेंट्स यू कैन सी? 1। देन इट इज एलिमेंट और कंपाउंड? हाँ, एलिमेंट। ये क्या है? कैपिटल C कैपिटल O, ये क्या है? कंपाउंड है। समझ आ गया? एलिमेंट कंपाउंड समझ आया? आगे की बात करते हैं। अभी तक तुम समझ गए हो कि एलिमेंट्स को सिंबल से लिखा जाता है। ठीक है, आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट विथ देयर सिंबल्स। वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज्ड होंगे और वो आपको कम से कम आप 30 तक कर लो तो अच्छा है, 30 तक। 1 से 30 अगर नहीं भी हुआ, 1 से 20 तो कर ही लो, लोअर क्लास के बच्चे, है ना। आपको सिंबल्स समझ में आने चाहिए क्योंकि उसी लैंग्वेज में अब आप पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, तो सिंबल्स आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि अभी आप क्लोरीन में गलती कर रहे थे, है ना, C अलग L अलग, ऐसा नहीं, तो सिंबल्स आप याद कर लेंगे। अब सवाल ये है कि भाई हमारे पास कितने एलिमेंट है, तो बहुत सारे, है ना। तुम्हारे बुक के हिसाब से, जो रिकॉर्ड में तुम्हारे बुक ने जिस तरह से लिखा है तो वो लिखता है मोर देन 118 है ना, लेकिन 118 से भी अभी बहुत ज़्यादा है ना, कि एक बार में ढूंढे नहीं गए, किसी को एक बार में नहीं मिला कि एक सुरंग जा रही है और सुरंग में घुस गए 120 एलिमेंट, ऐसा नहीं होता है।
धीरे धीरे करके एलिमेंट्स खोजे गए, है ना। तो जब शुरुआत में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन का कोशिश हुआ था ना, डोबर्नियर ने किया था ये प्रयास, उसमें मात्र 32 एलिमेंट्स थे उनके पास जिनको क्लासिफाई उन्होंने करने का प्रयास किया था। आज हमारे पास बहुत सारे हैं और सबको हम सिंबल दे रखे हैं, और सिंबल जो है हमारे रोमन में लिखे हुए हैं, रोमन स्क्रिप्ट में। अंग्रेजी किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? रोमन में ना, रोमन स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। लेकिन दिक्कत ये है कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में तो 26 ही लेटर्स होते हैं, नहीं होते। हमारे पास इतने सारे हैं, तो हमने कैसे फिर सिंबल्स दिए सबको? सबको तो दिए ना सिंबल, किसी का भी सिंबल तो रिपीट नहीं हुआ है क्या? फिर से खोजना चाहोगे? लास्ट टाइम दिए थे ना पीरियोडिक टेबल पूरा, यहाँ पे कोई सिंबल रिपीट हुआ था उसमें? नहीं हुआ था। तो सबसे पहला काम, सबसे पहले जो सिंबल देने का काम किया ना बाबू, ये सिंबल्स किसने दिए? सिंबल्स जो दिए जे कौन दिया? बर्जिलियस, इन्होंने सिंबल्स दिए। सिंबल देने का क्या तरीका अपनाया कि भैया एक काम करो, जिसका नाम जिस लेटर से शुरू होता है उसका कैपिटल ले लो, ठीक है। जिसका नाम जिस लेटर से शुरू होता है आप कैपिटल ले लो उसको एज अ सिंबल, है ना। फॉर एग्जाम्पल बोरोन किससे स्टार्ट हो रहा है? तो भैया बोला इसको चलो बी ले लो, है ना। बोरोन का क्या ले लिया? बी ले लिया। बोरोन का सिंबल बी। तो आगे क्यों आया? बेरिलियम, बेरिलियम भैया हम भी बी से हैं, तो फिर दोनों का बी कैसे होगा, है ना। तो इसको क्या ले लिया? बीई। क्या ले लिया? बीई। बोरोन बी ले लिया, बेरिलियम बीई ले लिया, ठीक है। बोला और कोई का नाम बी से आ गया तो क्या लेंगे? तो पहले तो इन्होंने ऐसा किया कि जो कैपिटल लेटर फर्स्ट में, नाम में जो फर्स्ट कैपिटल लेटर आ रहा है, आप फर्स्ट लेटर आ रहा है उसको एज ए कैपिटल आप सिंबल ले लो। लेकिन अगर उसी लेटर से कोई और नाम आ रहा है तो क्या करो? आप दो ले लो, फिर एक कैपिटल ले लो, बाद वाला स्मॉल ले लो, ठीक है। अगर वो भी कम पड़ गया तब क्या किया इन्होंने? वो भी कम पड़ गया कि दो ले रहे हैं तो भी कम पड़ गया, तो तीन ले लो। ऐसा तो समझदारी वाली बात नहीं थी कि तीन ले लो फिर, है ना। तो इन्होंने क्या, अब छोड़ो इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ दो, अब आप चलो लैटिन लैंग्वेज में। आप पूछो कि लैटिन लैंग्वेज में इसका नाम क्या है, समझ में आया? जैसे हम बोलते हैं ना सोडियम, ठीक है, या फिर पोटेशियम, सोडियम का उस हिसाब से तो या तो एस होना चाहिए था या एसओ होना चाहिए था, है ना। पोटेशियम का या तो पी होना चाहिए था या फिर पीओ होना चाहिए था। पी तो ऑलरेडी फास्फोरस को दे दिया है ना। पी किसके लिए था? फास्फोरस के लिए। तो इनके लिए क्या बोला गया कि जिनका नहीं मिल रहा है, इन दोनों मेथड से अगर आप नहीं कर पा रहे, आप चले जाओ लैटिन नाम ढूंढ लो इनका, फिर वहाँ से ले लेना। तो लैटिन नेम सोडियम का होता है बेटा नेट्रियम। क्या होता है? नेट्रियम। तो हमने यहाँ से सोडियम का सिंबल निकाला Na, ठीक है। और पोटेशियम का जो होता है लैटिन नाम होता है कैलियम, तो वहाँ से हमने निकाला K, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं जिनके सिंबल्स जो है वो उनके लैटिन नेम के हिसाब से निकाले हुए हैं, लैटिन नेम से निकाल करके दिए हुए हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक पे किसी को कोई सवाल है? नहीं है। आज आगे पढ़ते हैं हम लोग वैलेंसी। क्या पढ़ेंगे? वैलेंसी। हर एलिमेंट की अपनी अपनी वैलेंसी होती है ना। 0 से लेकर के 4 तक ये हो सकती है। वैलेंसी कहाँ तक हो सकती है? 0 से लेकर के मैक्सिमम 4 तक की वैलेंसी होती है, हो सकती है, ठीक है ना। वैलेंसी होती क्या है? वैलेंसी मतलब कितने वैलेंस। अच्छा, हम यहाँ पे बोले कि वैकेंसी बोले तो क्या समझ में आता है? वैलेंसी, फॉरगेट अबाउट वैलेंसी। वैकेंसी क्या होता है? खाली जगह है कहीं पे, वैकेंट चीज़ है कहीं पे, कोई सीट खाली है तो उसको बोले वैकेंसी है ना। तो
वैलेंसी का मतलब ही है कि हाँ कोई आ सकता है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि कोई और एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स, कोई और एटम के इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं या ये जा सकते हैं जगह भरने के लिए, तो उसको वैलेंसी। वैलेंसी पढ़ने से पहले बाबू ये समझो कि एटम की स्टेबिलिटी हम कैसे बोलते हैं कि कौन सा एटम स्टेबल है कौन सा नहीं है ना। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो एटम्स कुछ इस तरह से होते हैं, जहाँ तक अभी तक हमारी जानकारी है एटम इस तरह से होते हैं, पता है ना ये चीज़। बीच में होता है एटम का न्यूक्लियस, क्या है ये न्यूक्लियस है, इसी में एटम का सारा मास होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में दो सब एटमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। दोनों सब एटमिक पार्टिकल्स न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसको न्यूट्रॉन बोल दिया, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि किसी एटम के न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, व्हाट शुड बी योर आंसर? किसी एटम के न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? हाँ, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है ना, दिख रहा है ना, प्रोटॉन न्यूक्लियस में है ना जी। कौन सा चार्ज लेके बैठा प्रोटॉन? पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है हमेशा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर तुम देखो ना कि अगर तुम बोलो कि न्यूट्रल स्टेट में एक एटम में कौन सा चार्ज होता है, तो ओवरऑल एक एटम में कोई चार्ज नहीं होता। ये कैसे पॉसिबल है कि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इसमें कोई चार्ज नहीं है? कोई तो है जो इसके इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर रहा है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है, किसके पास? एटम के पास। और वो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है इन फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है ना, इनको बोला जाता है एनर्जी शेल्स या ऑर्बिट। ये जो घेरा देख रहे हो ना न्यूक्लियस के अराउंड चारों ओर, इनको बोला जाता है एनर्जी शेल्स या ऑर्बिट्स। क्या बोला जाता है? ऑर्बिट्स या एनर्जी शेल्स, इनको बोला जाता है, जो घेरा देख रहे हो। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के चारों ओर प्लैनेट्स घूम रहे हैं। समझ में आया? गोल गोल चक्कर काटेंगे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस का चक्कर काटते रहते हैं। और ये जो एनर्जी शेल्स या ऑर्बिट्स हैं, इनकी अपनी अपनी कैपेसिटी है कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकता है। समझा? इनका नामकरण हम ऐसे देते हैं, फर्स्ट शेल का नाम हम के रखते हैं, देन एल रखते हैं, फिर एम रखते हैं, ऐसे नामकरण चलता है, के एल एम एन, ए बी सी डी नहीं। क्यों नहीं मालूम नहीं? के एल एम एन करके शेल्स का नाम रखेंगे। जो फर्स्ट शेल है, कौन सा शेल फर्स्ट शेल है? के। जब भी गिनती करेंगे अंदर से बाहर की ओर गिनती करेंगे, तो फर्स्ट शेल के हो गया, ठीक है। के शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की, वो होती है 2। मैक्सिमम 2 होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के शेल होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। एल वाला 8, एम वाला 18, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। और अगर कभी तुम भूल जाओ कि मैम क्या बताई थी कि के कितना होल्ड करता है, एल कितना होल्ड करता है, एम कितना होल्ड करता है, तो एक फॉर्मूला याद रखना, 2n², है ना। इससे पता कर सकते हो कि फर्स्ट शेल कितना होल्ड करेगा, सेकंड कितना, थर्ड। एन के जगह में अपना वो शेल नंबर लिख देना जिसका तुमको पता करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर हमको फोर्थ वाले का पता करना है, एन का पता करना है, तो ना फोर्थ वाले के लिए एन कितना हो जाएगा? 4। 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 32। सही मैथ बनाया ना? 32 होगा ना। 4 4 जा 16 × 2 32। तो फोर्थ शेल 32 मैक्सिमम कैपेसिटी है उसकी इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की, ठीक है। तो इनकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी के लिए 2 रूल्स होते हैं, डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल, है ना। पहले हम तुमको ऑक्टेट रूल समझाते हैं, देन डुप्लेट रूल पे जाएंगे। ये तो कोई बना नहीं ना रहा है, बंद कर दें इसको, हटाएं भाई।
चलो सबसे बात करते हैं पहले ऑक्टेट रूल की। हिंदी में इनको कहते हैं अष्टक का नियम। चलो हिंदी तो तुम पढ़ते नहीं, लेकिन कभी कभी पढ़ लो, हमको बहुत शौक है हिंदी पढ़ने पढ़ाने लिखने का, तो मेरा अपना भी अच्छा लगता है हमको हिंदी देख के ऐसे बोर्ड पे, नहीं तो पूरा इंडिया से हिंदी मिटाने का साजिश चल रहा है। ठीक है, बढ़िया। और इस चक्कर में हालत ऐसा हो गया कि ना हिंदी के रहे ना अंग्रेजी के, ना हिंदी बोलनी आती है, ना हिंदी लिखनी आती है, ना हिंदी ढंग की पढ़नी आती है, ना उच्चारण आता है, क्योंकि हम लोग तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश का बोल दो तो एक लाइन में 10 गो ग्रामेटिकल एरर रहेगा, इंग्लिश नहीं आता। तो क्या हुआ, ना हिंदी के रहे ना अंग्रेजी के नहीं रहे, गोबर हो गए हैं, गोबर। कोई लैंग्वेज नहीं आता, अपना अपना रीजनल लैंग्वेज तो भूल ही जाओ। कोई भी मुंडा लड़का को उठा पूछ दो मुंडारी आता है, नहीं आएगा। उराव को पूछ लो आता है लैंग्वेज, नहीं आएगा, नहीं, भूल गए। बंगाली को उठा के पूछ दो ना जी, बंगाली लोग तो बहुत मतलब बहुत अधिक पाया जाता है ना, उन लोग घर में बोलते भी हैं। बंगाली को उठा के पूछ दो, बोला हाँ बोलते पारी, हमें लिखते ना पारी, बोलना आएगा, लिख नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। क्या हो रहा है, क्या लैंग्वेज का क्या हो रहा है, लैंग्वेज का सब यहाँ पे बहुत बड़ा गर्त में जा रहा है सारा लैंग्वेज। तो ठीक है, ऑक्टेट, सॉरी ना यहाँ पे मैंने भी इंग्लिश गलत लिख दिया, कभी कभी इंग्लिश से हम गुस्सा हो जाते हैं तो गलत लिख देते हैं। ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल बोलता है कि कोई भी एटम तभी इस्टेब्लिश या फिर बोलो कि सेटल माना जाएगा जब उसके जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। अगर हम तुमको बोलें कि चलो भैया ये वाला ले लो, तो आर्गन ले लो, आर्गन होता है ना 18, इस तरह से जो बांटते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और ये जो 18 है ये इसका एटॉमिक नंबर है। 18 का मतलब है इसमें 18 प्रोटॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18। बांटते हैं, फर्स्ट शेल में जाएगा 2, सेकंड शेल में जाएगा 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, थर्ड शेल में जाएगा 8, तब मिल के बनेगा 18, ठीक है। क्या ये ऑक्टेट रूल इसका कंप्लीट है? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है ना। तो ये कैसा है, सेटिस्फाइड है, इसको किसी से लेना ना किसी से देना। और ये क्या है, नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, इसीलिए किसी से घुलता मिलता नहीं है, इसको जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, नंबर 12, आओ बांटते हैं, 2, 8, 2, दिख रहा है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 2। ऑक्टेट के रूल के हिसाब से कितना होना चाहिए था इसके पास, कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, इसके पास 2 है। क्या करे, बोलेगा या तो कोई हमको 6 को दे दो या तो मेरा 2 को हटा लो। अगर कोई इसका 2 ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स, ये डोनेट कर देगा, तो इसका फिर ये शेल ही खत्म हो जाएगा। ये बनेगा इसका आउटर मोस्ट शेल जिसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये क्या करेगा, 2 को डोनेट करना चाहेगा, है ना, डोनेट करना चाहेगा ना। इसी से वैलेंसी बनती है बाबू। एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, या किसी को जरूरत हुई, जैसे कि क्लोरीन भैया, इसको ले लो, 2, 8, 7, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 7 है, 8 करना है, या तो 7 को हटाएगा, बोले मेरे 7 को कोई ले लो, या तो बोलेगा कि 1 हमको दे दो, तभी ना पॉसिबल है। तो याद रखना यहाँ पे जो मिनिमम चीज़, मिनिमम नंबर ऑफ, अगर डोनेशन का नंबर मिनिमम है तो डोनेट करेगा, बोरोविंग का नंबर मिनिमम है तो बोरो करेगा। तो डोनेट करने में भैया 7 को लग जा रहा है, बोरो करने में 1 को लग रहा है, तो ये इट विल बोरो, क्या करेगा, ये बोरो करेगा। कितना बोरो करेगा, 1 बोरो करेगा। तो कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है या जितना इलेक्ट्रॉन्स बोरो करता है, या कभी कभी ये डोनेट या बोरो दोनों ही नहीं करते, शेयर करते हैं, तो उसी को वैलेंसी बोला जाता है, ठीक है। अब ये हुआ ऑक्टेट का रूल कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब इसको देखो, जिसके पास एक ही है, तो एक ही शेल है, तो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इन बेचारों के पास तो इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, एक ही है तो 8 कहाँ से लाएगा,
है ना। तब आता है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल बोलता है कि अगर किसी एटम में एक ही शेल है तो 2 रहेगा ना तो वो फुलफिल हो जाएगा। फर्स्ट शेल में 2 ही ना लगता है बाबू, अगर एक ही शेल है तो 2 रहेगा तो वो फुलफिल हो जाएगा, 2 रहेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए इसका नाम है डुप्लेट रूल, इसका नाम है ऑक्टेट रूल। और वैलेंसी यहीं से निकलती है। स्टेबल होने के लिए कोई एटम या कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है या कितने बोरो करता है या फिर कितने शेयर करता है, उसी को हम बोलेंगे उसकी वैलेंसी। ठीक है।